नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की। हाल ही में एक मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय ने यह बात स्वीकार की है कि मान लीजिए भले ही किसी व्यक्ति के साथ में जाति के आधार पर अपमान किया जाता है उसका, या फिर आप उसको धमकी देते हैं, डराते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपके साथ ये सारी गतिविधि हुई है, हम मानते हैं कि ठीक है गलत हुआ है, लेकिन आपको न्याय तभी मिलेगा यदि यह काम सार्वजनिक रूप से हुआ हो। यदि यह काम बाहर के लोगों के बीच या किसी बाहरी स्थान पर हुआ है और वहां किसी व्यक्ति ने आपको इस प्रकार से अपमानित किया है, तो ही आपका मामला एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा और आपके साथ में न्याय किया जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ में यह जो गतिविधि है, यह घटना जो है, यह चार दीवारी में होती है, आपके घर में होती है, किसी और व्यक्ति के घर में होती है, लेकिन वहां पर अगर घर के लोगों के बीच में यह घटना होती है, तो उस दौरान इसे एक सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाएगा और उस दौरान भले ही आपको कोई व्यक्ति चाहे तो जाति सूचक शब्दों के साथ में अपमानित कर सकता है, आपको जाति सूचक गालियां दे सकता है, लेकिन उसके लिए आप न्यायालय के सामने न्याय की मांग नहीं कर सकते हैं। ये बात खुद न्यायालय ने स्वीकार की है। तो इस मामले में जरूरी है कि हम समझें कि क्या था मामला, क्यों न्यायाधीश महोदया ने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं और हमारे देश का जो कानून है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वह क्या कहता है। तो आगे बढ़ते हुए फिलहाल यही है हमारे पास में न्यूज की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में स्वीकार किया है कि केवल सार्वजनिक अपमान या धमकी को ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत स्वीकार किया जाएगा। यह कार्य निजी रूप से होगा तो बिल्कुल आपको इस अधिनियम के तहत न्याय नहीं मिलेगा। ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। तो महत्वपूर्ण है, समझेंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या था, किस प्रकार की घटना हुई थी, और उसके साथ साथ हम यह समझेंगे कि न्यायालय ने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए, अपने क्या तर्क दिए। अंत में कानून के संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह भी पढ़ते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें। ये जो प्रश्न है हो सकता है किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए, वैसे बेहद सरल सा प्रश्न है, तो चीजें आप लोग चाहे तो बिल्कुल इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और चीजें भी आप लोग जान जाएंगे। वहीं अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में कोई परेशानी ना हो यदि इस अधिनियम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो। वहीं एक महत्वपूर्ण न्यूज आप सभी लोगों के लिए यह है कि संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए ला रहा है समर सेल, जो अवेलेबल रहेगी 1 से 5 जून तक। इस दौरान आपको 50 से 75% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन यह जो डिस्काउंट है यह मात्र और मात्र ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर आपको मिल सकेगा। तो जो कोर्सेज हैं वह आप सभी लोगों के सामने है, पूरी की पूरी लिस्ट। तो जिस भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं तो समय से खुद को एनरोल करा लीजिएगा और अपने आने वाले समय में तैयारी को अधिक मजबूत कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे क्या है पूरा का पूरा यह मामला। तो देखिए, दरअसल इस मामले की जो सुनवाई है, यह सुनवाई की गई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान साहब के द्वारा, और इन्होंने यह जो सुनवाई की है 3 व्यक्तियों के द्वारा एक आवेदन याचिकाएं दर्ज की गई थी, उनके आधार पर सुनवाई की गई है। क्या याचिकाएं दर्ज की थी ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दरअसल मामला क्या था। घटना जो है, घटना है वर्ष 2017 की। यह मामला 2017 में दर्ज हुआ था। वर्ष 2017 में ये जो इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट में देखा गया कि 7 लोग थे। 7 लोग एक व्यक्ति के घर में घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद उस व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित करते हैं, उसे धमकियां देते हैं घर में जाकर के, और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। अब यह पूरा का पूरा जो इंसिडेंट होता है, इस इंसिडेंट के बाद में जो वह व्यक्ति था, वह व्यक्ति पुलिस में केस दर्ज कराता है। जब वह व्यक्ति पुलिस केस दर्ज कराता है तो उस समय हम देखते हैं कि आईपीसी के तहत भी मामला दर्ज होता है, और वहीं यह मामला दर्ज करते हैं एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट इस प्रकार का रहता है। अब एससी एससी एक्ट के तहत तो मामला दर्ज हुआ ही हुआ है, लेकिन आईपीसी की बहुत सारी धाराएं भी उन सभी व्यक्तियों पर लग जाती हैं। इसमें शामिल है धारा 147, जिसमें कहते हैं कि अगर आप उपद्रव मचाते हैं, शैतानी करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, तो देखिए कि आपके ऊपर फिर सेक्शन 147 लगाया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर 2 वर्ष तक की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके अलावा जो दूसरी धारा लगी हुई है वह है सेक्शन 452, जिसमें बात की गई है कि अगर आप किसी व्यक्ति के घर में बिना अनुमति घुस जाते हैं और वहां पर फिर छेड़छाड़ करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं और चीजों को बाधित करने का प्रयास करते हैं, तो इस मामले में आपके लिए 7 वर्ष तक की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है।
इसके बाद है सेक्शन 323, जानबूझकर किसी व्यक्ति को आप चोट पहुंचाते हैं तो उसके लिए है ये, इसमें अधिकतम 1 वर्ष की सजा है। वहीं सेक्शन 504, जब आप शांति भंग करने के इरादे से कोई जानबूझकर कार्य करते हैं या किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं तो आपका जो मामला है वह सेक्शन 504 के तहत दर्ज होगा, यहाँ 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 506, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई आपराधिक धमकी देते हैं तो भाई मामला 506 के तहत दर्ज किया जाएगा और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान इसमें भी किया गया। ये सारे के सारे जितने सेक्शन है, ये सारे सेक्शन है आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड के। हालांकि अब इसको पूरा स्थापित कर दिया गया है बीएनएस के द्वारा, तो अब देश भर में अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि बीएनएस के तहत ही सारे मामले चलेंगे। लेकिन अब ये बात रही आईपीसी की। आईपीसी के अलावा हम लोग देखते हैं कि एक और खास धारा लगी है, जो धारा है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की। ये जो धारा है, इस धारा को कहते हैं 31R। क्या खास बात है इसके अंदर? तो देखिए, जो यह मामला दर्ज हुआ है 31R के तहत, इसमें साफ तौर पे यह कहा गया है कि किसी अगर आप एससी या एसटी समुदाय के व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो व्यक्ति है जिसने यह कार्य किया है उसको इस कार्य के लिए सजा दी जाएगी। अब मामला इसी प्रकार से दर्ज हुआ था। एक ही है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत धारा लगी हुई थी, वहीं ये सभी प्रमुख धाराएं आईपीसी की थी। अब क्या होता है कि मामले की पूरी सुनवाई होती है। मामले की सुनवाई होने के बाद में जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को सजा सुना दी जाती है, यानी कि एक प्रकार से पूरा का पूरा मामला निपट गया था, चीजें क्लियर हो गई थी। लेकिन क्या होता है कि भाई मामले के अंदर अब चीजों को समझा जाता है तो समझने के बाद बैक टू बैक 3 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा याचिकाएं लगाई जाती हैं, आवेदन दर्ज किए जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। इन 3 व्यक्तियों में एक का नाम हम लोग को जर्नली मिल जा रहा है, उसका नाम है पिंटू सिंह, ठीक है। इसके अलावा 2 और व्यक्ति थे। इन तीनों लोगों ने बैक टू बैक अलग अलग याचिका लगाई अपनी और इस मामले के तहत याचिका लगाते हुए कहा कि देखिए, हम एक बात तो स्वीकार करते हैं कि 7 लोग गए, इन्होंने एक व्यक्ति के घर में जबरदस्ती प्रवेश किया, जबरदस्ती घुसने के बाद व्यक्ति के घर में मारपीट की, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज की, सब कुछ हुआ, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन आपने यह जो आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है और जो सजा सुनाई है, हम इसको तो एक्सेप्ट करते हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन शायद न्यायाधीश महोदय को थोड़ा सा कानून समझने में गलती हुई है। क्यों गलती हुई है? क्योंकि उन्होंने धारा 31R को ठीक से नहीं समझा। यह कहते हैं सार्वजनिक स्थानों में अपमान के बारे में, अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के घर में हैं, 4 दीवारी में मौजूद हैं, तो ये तो कोई सार्वजनिक स्थान हुआ ही नहीं, ये तो व्यक्ति का निजी स्थान है, ये तो प्राइवेट प्लेस है ना। अब प्राइवेट प्लेस पर मान लीजिए कुछ भी हो रहा है तो आप उसको सार्वजनिक अपमान कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। अब मामला पहुंचा था ये पूरा का पूरा हमारे एक खास न्यायाधीश हैं जिनका नाम है विक्रम डी चौहान साहब। तो विक्रम डी चौहान साहब ने जब यह पूरा का पूरा मामला समझा तो समझते जानते हुए इन्होंने इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि जी हाँ, एक घर जो होता है, यह घर व्यक्ति का निजी स्थान होता है, ना कि सार्वजनिक स्थान। यहाँ पर तो कोई बाहर का व्यक्ति भी नहीं मौजूद है। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये पूरा का पूरा मामला था, इस केस को ओके कर दिया कि आईपीसी के तहत तो ठीक है, आपने सारे गलत काम किए हैं, लेकिन जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों के ऊपर जो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत जो भी धारा लगी थी, यानी कि 31R, उसको रद्द कर दिया। कह दिया कि नहीं, इस मामले को इस धारा के तहत कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सभी चीजें इसके अंदर पूरी तरह से ठीक है, कोई दो राय नहीं। तो न्यायालय ने यह समझा, यानी कि जो वकील भी थे व्यक्ति की तरफ से जिसके साथ में यह पूरी घटना हुई थी, जो पीड़ित व्यक्ति था उसकी तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने भी इस बात को खंडित नहीं कर पाए। वह खंडित करने में यहाँ असफल रहे, क्योंकि उन्होंने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि हाँ, एक घर जो होता है व्यक्ति का, वह कोई भी सार्वजनिक स्थान कभी नहीं माना गया और आज तक कभी भी स्वीकार ही नहीं की गई है कि किसी का घर जो है वह एक सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थानों में जनरली हम लोग मानते हैं कि कोई पब्लिक गैदरिंग हो रखी हो, या आप कहीं सड़क पे हो, या आप किसी पार्क में हो, या किसी भी और पब्लिक प्लेस पे हो सकते हैं जहां बहुत सारे बाहर के लोग मौजूद हैं, लेकिन आपका वह प्राइवेट प्लेस नहीं हो। तो घर जो हुआ माना इन्होंने कि भाई ये तो निजी स्थान था, तो निजी स्थान पर सार्वजनिक कार्य के लिए सजा कैसे ही मिल सकती है, व्यक्ति को तो मिल ही नहीं सकती है। तब न्यायालय ने स्वीकार यही बात की कि देखिए जी, जो घटना है यह एक सार्वजनिक घटना नहीं है, और घटना अगर सार्वजनिक नहीं है तो इसको फिर एससी एसटी एक्ट के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा कि यह कोई अपराध है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर आपने यह कार्य नहीं किया है। और इतना ही नहीं, ना तो स्थान सार्वजनिक है, वहीं यहाँ पर उन्होंने ये भी माना कि यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति भी मौजूद नहीं था।
तो ना तो बाहर का व्यक्ति मौजूद हुआ, ना ही कोई आप बाहरी स्थान पर है, तो यह इंसिडेंट सार्वजनिक इंसिडेंट नहीं माना जाएगा। और सार्वजनिक इंसिडेंट नहीं माना जाएगा तो आपकी जो धारा कहती है कि सार्वजनिक रूप से व्यक्ति को अपमानित करने के बारे में, हम इसे उस रूप में एक अपराध के मामले में स्वीकार नहीं कर सकते। न्यायालय ने पूरी तरह से मामला खंडित कर दिया। चीजें क्लियर है सारी आप लोग को। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर एक न्यायालय की स्थिति को समझते हैं और एक व्यक्ति की स्थिति को समझते हैं। न्यायालय ने क्या किया कि जो धारा है, धारा के अंदर एक खास वर्ड पर फोकस किया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाना। आप एक बात यहाँ पर यह नोटिस कीजिए कि मान लीजिए जो ये 7 लोग आए थे, जो 7 लोग ये आए थे, क्या ये 7 लोग व्यक्ति के घर के थे? जो घर में भी आ रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। देखो, एक कानून की जो खास बात है यहाँ पर वह यह है कि अगर कोई एससी व्यक्ति के साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तो मामला नहीं बनेगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई एसटी भी ऐसा काम एसटी व्यक्ति का करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध कब माना जाता है? जब व्यक्ति एससी है लेकिन उसको अपमानित करने वाला व्यक्ति इस समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। व्यक्ति एसटी है लेकिन जो अपमानित करने वाला व्यक्ति है वह इस समुदाय का नहीं है, तब अपमान माना जाता है। स्थिति तो भाई यही है। ये 7 लोग बाहर से आ रहे हैं, आपको जाति सूचक शब्दों के माध्यम से अपमानित कर रहे हैं, तो क्या इसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए एससी एसटी एक्ट के तहत? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि 7 लोग बाहर से आए हैं, आपने निजी स्थान को सार्वजनिक बना दिया। आपके सामने पूरा इंसिडेंट हुआ है। मान लीजिए 7 में से किसी एक व्यक्ति ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, बाकी 6 लोग तो वहां पर इंसिडेंट को देख ही रहे थे ना, उन्होंने तो पूरी चीजों को जाना समझा होगा। और मान लीजिए 7 लोग मिलकर भी काम कर रहे थे, तो देखिए व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और व्यक्ति का जीवन होता है इस प्रकार का। और हमारा आर्टिकल 21 भी कहता है कि हर एक व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जब हमारा अनुच्छेद 21 ये बात कह रहा है, तो आप इस प्रकार की किसी घटना के माध्यम से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे ही कर सकते हैं? इसको भी नहीं स्वीकारा जाना चाहिए। तो न्यायालय ने निर्णय दिया है अपने अनुसार और वर्ड पर फोकस करते हुए, लेकिन हम देखें तो फिर भी 7 लोग बाहर से आए हैं, इन्होंने एक प्राइवेट प्लेस को एक पब्लिक प्लेस बना दिया है, अपमान भी हुआ है और व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंची है और परिवार के सदस्यों के साथ सामने भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है। बहुत सारे लोग इसको भी नहीं स्वीकार कर पाते, उनको भी लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा गलत ही हुई हैं। तो थोड़ा सा जरूरत है कि सार्वजनिक रूप से चीजों को बदला जाए और मतलब जो ये शब्द है यहाँ पर, इसको बदलते हुए संशोधित करते हुए कुछ और प्रावधान इसमें किए जाने चाहिए। हालांकि देखो, यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में व्यक्ति को परेशानी हुई है, जो घटना हुई है उस घटना के अनुरूप हम लोग चीजों को देखें तो पता लगता है कि भाई गलत तो हुआ है, लेकिन हम इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोगों ने इस एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग भी किया है। तो दुरुपयोग से बचने के लिए ही अनेक चीजें की गई हैं, अनेक इसके अंदर अपने व्यवस्था की है ताकि चीजों को गलत रूप से प्रयोग ना किया जाए और सब कुछ व्यवस्थित रूप में चलता भी रहे। उसी के रूप में था कि सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से यहाँ शब्द क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे का रीजन भी आपको बता देता हूँ। दरअसल सार्वजनिक रूप से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह आपसे दुश्मनी ना निकाल सके। कई बार होता है आप कहीं बैठे हुए हैं, मिले जुले हुए हैं, आप उस स्थिति में आपका कोई बेशक मित्र ही है, जनरली चीजें पता हो जाती हैं कि भाई कौन व्यक्ति है, किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, किस वर्ग से जुड़ा हुआ है। अब उस दौरान आप ना आपसी रंजिश भी निकाल सकते हैं। किसी व्यक्ति को अपने प्राइवेट प्लेस पे बुला लें, प्राइवेट प्लेस पे बुलाने के बाद उसे बातचीत कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट कर दे रहे हैं कि जी व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अब वहां पर आप ही लोग मौजूद हैं और कोई नहीं है। अब जब और कोई नहीं है तो उस स्थिति में यहां पर सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा कि वास्तव में व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, और सिर्फ आपकी गवाही को और आपके बयान को ही मान लिया जाए कि बिल्कुल इसके आधार पर ही पूरा फैसला होना है, तो फिर तो व्यक्ति को सजा मिलनी, उसको तो मरना होगा ही होगा। तो किसी प्राइवेट प्लेस पे बुला करके किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, जबरदस्ती उसके ऊपर इस प्रकार के केस आरोपित ना किए जाए, आपसे रंजिश ना निकाली जाए, इस वजह से सार्वजनिक रूप से जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है इसको जोड़ दिया गया था। कुछ चीजें बदली जानी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यही है हम लोग का पूरा मामला जो हमें समझना था, देखना था। आपको क्या लगता है, न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो निर्णय बिल्कुल ठीक है? क्या वहां बाहर के लोगों ने उसको पब्लिक प्लेस नहीं बनाया था, या व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा सकती है जाति सूचक शब्द बोल करके? आप लोग का जो भी मानना है अपने विचार कमेंट में मुझे जरूर बताने। इसके साथ ही हम लोग जान लेते हैं कुछ बातें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में। यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था 9 सितंबर 1989 को। यह अधिनियम संसद से पारित हो गया था 11 सितंबर 1989 को। ठीक है, तो लगभग 3 दिनों के अंदर अंदर ही इसको पूरा का पूरा पारित करा लिया गया संसद से। उसके बाद से ये हम देखते हैं कि 30 जनवरी 1990 से पूरे देश भर में लागू भी है। ये बात हुई
इसको तैयार किया जाने, पारित किया जाना, लागू करने की। अब ये क्या कार्य करता है? देखो, इसको इस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था कि हमारे देश के अंदर जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, यानी कि जिन लोगों के साथ सालों से अत्याचार हुआ है, भेदभाव हुआ है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, खासतौर पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों के साथ अब आने वाले समय में अत्याचार ना हो और उन्हें भी बाकी अन्य लोगों के साथ बैठने उठने का मौका मिले और समान अधिकार मिले। तो यही इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वे लोग सम्मानपूर्वक जीवन जिए, आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए और वह जो जीवन जी रहे हैं वह पूरी तरह से भय, हिंसा और प्रभुत्वशाली जातियों के दमन से मुक्त हो। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। अब जब कभी भी देखते हैं कोई घटना होती है तो उस दौरान फिर इसी वजह से इस अधिनियम के तहत ही मामला दर्ज किया जाता है। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि देखिए, जब कभी भी ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो धारा 14 कहती है कि भाई एक जिले के अंदर एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, जो न्यायालय एक सत्र न्यायालय के रूप में कार्य करेगा और त्वरित सुनवाई के यहाँ पर कार्य करेगा। ये सारी व्यवस्था इसी अधिनियम में की गई है। अब ये तो बात हुई अधिनियम को तैयार किए जाने की, भाई व्यक्ति को न्याय भी मिलेगा और जैसा सामने से कार्य होगा उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को सजा भी मिलने वाली है। मुआवजे का प्रावधान भी है, जिस भी SC ST का जो भी व्यक्ति होगा जिसके साथ भी यहाँ पर अत्याचार हुआ है उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था भी इसी अधिनियम में की गई है। लेकिन किस प्रकार के अपराध की बात इसके अंदर की गई है इसको भी समझ लेना जरूरी है। तो इसके जो कुछ प्रमुख अपराध है जिसकी हम लोग बात करते हैं उसके अंदर शामिल है कि किसी SC या ST समुदाय के व्यक्ति को अप्रिय या अखाद्य पदार्थ को खाने या पीने के लिए मजबूर करना, यानी कि ऐसी कोई चीज है जो खाने पीने योग्य नहीं है लेकिन हम जबरदस्ती उस व्यक्ति को खिला रहे हैं। कोई खाना है पुराना हो गया, बासी सड़ गया, जबरदस्ती आप उस SC या ST समुदाय के व्यक्ति को खिला रहे हैं, तो देखिए गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी हमारे मौलिक अधिकार संरक्षण प्रदान करते हैं। तो आपने ऐसा कार्य किया है और आपने यह कार्य इस उद्देश्य से किया है, इस मंशा से किया कि यह व्यक्ति SC समुदाय का है या ST समुदाय का है, तब जाकर के फिर आपके विरुद्ध एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपका जो परिसर है या पड़ोस में है, आप मल या अपशिष्ट पदार्थ फेंक करके ऐसे किसी व्यक्ति को परेशानी पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं। जैसे कि पहले की व्यवस्था हुआ करती थी, बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अपना मल या अपना अपशिष्ट जो था वह SC समुदाय के लोगों के घर के आसपास फेंक दिया करते थे। उनको लगता था कि इनका काम ही यही है, साफ सफाई यही करेंगे, बाकी चीजें भी यही करेंगे, तो इसी वजह से यह कार्य हुआ करते थे। तो सरकार चाहती है कि अब देश में ऐसे कार्य ना हो। इसके अलावा SC या ST समुदाय के किसी व्यक्ति को नग्न करके या फिर चेहरे पर या उसके शरीर पर रंग लगा करके सार्वजनिक रूप से घुमाना, परेड कराना, यह भी भाई इस अधिनियम के तहत अपराध माना गया है। वहीं किसी व्यक्ति के साथ गलत तरीके से या उसकी जमीन पर खेती करने से उसको वंचित कर देना, यानी कि जमीन उस व्यक्ति की है लेकिन आप इस वजह से उसे खेती नहीं करने दे रहे हैं कि भाई तू SC समुदाय का है, तेरे हाथ से जो भी कृषि होगी उसको समाज में नहीं स्वीकारा जाएगा, कोई नहीं खाना चाहेगा, कृषि नहीं करनी है, हम नहीं करने देंगे तेरे को, हम इसका विरोध करते हैं, तो यह गलत काम। किसी व्यक्ति की भूमि, परिसर या पानी पर उसके अधिकारों से उसको वंचित कर देना, तो यह सभी चीजें भी गलत मानी गई है। व्यक्ति को जबरदस्ती भीख मांगने या बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करना, सिर्फ इस वजह से कि तुम SC समुदाय से हो या ST समुदाय से हो, उसे वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना या उसे अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं करने देना, यह भी अपराध माना गया है। झूठी कानूनी कार्रवाई करवाना व्यक्ति के ऊपर, यह भी अपराध है। किसी लोक सेवक को आप कोई झूठी जानकारी दे रहे हैं और उसके आधार पर व्यक्ति को चोट पहुंचा रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो यह भी अपराध है। यहाँ पर मामला आता है अगला, सार्वजनिक दृष्टि से जानबूझकर अपमानित करना व्यक्ति को, जो हमारा मामला भी है, यह भी यहाँ मेंशन है। किसी महिला का सिर्फ इस कारण से यौन उत्पीड़न करना कि वह एक SC या ST समुदाय की महिला है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को इस आधार पर पेयजल से वंचित कर देना कि आप विशेष समुदाय से हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर जाने से व्यक्ति को रोक देना कि आप एक विशेष समुदाय से हैं। व्यक्ति को घर छोड़ने के लिए, गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर देना क्योंकि आप एक विशेष समुदाय से हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा देना या फांसी या कारावास तक जिसमें उसको हो जाए, तो यह भी अपराध माना जाएगा। जो व्यक्ति SC या ST समुदाय का है उसके निवास को या पूजा स्थान को जला देना या चोट पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, सिर्फ उद्देश्य जो है आपका जातिगत होना चाहिए। इसके अलावा किसी लोक सेवक द्वारा गलत तरीके से चोट पहुंचाया जाना या कोई अन्य अपराध करना, तो यह सब कुछ इसके अंदर शामिल है। ये सभी प्रमुख अपराध हैं और आपने सिर्फ इस वजह से किए हैं कि व्यक्ति किसी खास समुदाय से, किसी खास जाति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कर रहे हैं, तो अपराध माना जाएगा और जो सजा उसके लिए निर्धारित करेगा कोर्ट, वह सजा आपको फिर मिलेगी और भुगतनी भी होगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की। जजमेंट कैसा लगा, मामला कैसा था, उसके लिए भी आपके जो विचार हैं वह कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था कुछ इस प्रकार का था, तो अब आप इस प्रश्न का आंसर इजीली कर सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इस प्रश्न का जो आंसर है मैंने बहुत बार बोला है,
ठीक है, तो आंसर कमेंट कर दीजिए, अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कितने लोगों ने चीज़ों को ठीक से समझा और जाना। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।